Hello everyone, again welcome to your own channel केम ज्ञान क्लासेस। और जैसा कि हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं केसी केपी वगैरह के बारे में, तो आज हम उससे आगे डिस्कस करेंगे और उसके एप्लीकेशंस, उसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, एन डेल्टा एन जी की वैल्यू कम, जीरो से कम ज़्यादा हो तो किस तरह से वो इफेक्ट करेगा केसी केपी की वैल्यूज़ को, उस बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम से। तो इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, पहला होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पर किसी भी रिएक्शन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है या फिर कैटलिस्ट है, वो सब सारे के सारे एक ही फेज में अवेलेबल हो। That means here we can see that this is reactant, this is product and this is catalyst. Then these all should be in the same phase, that is gaseous phase, if we talk about the equilibrium. अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में। तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम वो होता है जहाँ पर एटलीस्ट दो फेजेस तो होने ही चाहिए, चाहे वो गैसियस एंड लिक्विड हो, चाहे वो लिक्विड एंड सॉलिड हो, चाहे वो एक्वस एंड लिक्विड हो, एक्वस एंड गैस हो, सॉरी। सो एनीथिंग कैन बी देयर, बट एटलीस्ट देयर शुड बी टू फेजेस मिनिमम, as we can see in this example that CaCO3 जब डिसोसिएट होता है तो वो Ca एक तो कैल्शियम बनाता है और एक CO2 गैस बनती है। तो यहाँ पर हम जैसे कि देख सकते हैं कि एक तो सॉलिड फेज है और एक गैसियस फेज है, तो इसलिए ये एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में लाई करता है। अब हम और आगे बात करते हैं। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के अंदर तीन केसेस आते हैं। पहला केस जब डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, दूसरा केस जब डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो हो, तीसरा केस जब डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन वन हो। डेल्टा एन जी क्या होता है, जैसे कि हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, डेल्टा एन जी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के माइनस गैस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। सो तो सबसे पहले हम वो वाला केस डिस्कस करते हैं जहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, और वहाँ पर हम प्रेशर मान के चलते हैं पीटी और वॉल्यूम मान के चलते हैं बी। और एक चीज़ जो हमेशा याद रखनी है कि कभी भी अगर इक्विलिब्रियम पर आपको प्रेशर दिया हो, कभी भी किसी भी रिएक्शन के बारे में अगर प्रेशर दिया हुआ है कि ये रिएक्शन कंडीशन है और उसका ये प्रेशर है, तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि वो प्रेशर पूरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पर है, ना कि इनिशियली, ना कि और एट एनी अदर पोजीशन, अनटिल एंड अनलेस द एग्जामिनर स्पेसिफाइज दैट थिंग। अगर स्पेसिफाई करके बोलता है कि T इक्वल टू जीरो पर ये प्रेशर है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर वो केवल कहता है कि इस रिएक्शन का टोटल प्रेशर ये है, तो वो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। अब मान के चलिए एक रिएक्शन है A कन्वर्टिंग इनटू B प्लस C। तो इनिशियली क्या होगा कि A के A मोल्स है अपने पास और B और C के कोई मोल्स नहीं है। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि ए के एक्स मोल टूट जाएंगे और बी के एक्स मोल और सी के एक्स मोल बन जाएंगे। तो ये तो रहे मोल्स की बात। अब हम अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो हम इसे वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सो एज वी ऑलरेडी टोल्ड कि वॉल्यूम बी है, तो ए माइनस एक्स अपॉन बी, एक्स अपॉन बी, एक्स अपॉन बी, ये हो जाएंगी यहाँ पर कंसंट्रेशन। टोटल मोल्स की यहाँ पे बात करें तो देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पर a माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो टोटल मोल्स यहाँ पर हो जाएंगे a प्लस एक्स। और उसके आगे अगर हम बढ़े तो मोल फ्रैक्शन अगर निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन होता है कि किसी भी स्पीसीज के मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर इसके मोल्स है a माइनस एक्स और टोटल मोल्स है a प्लस एक्स, तो ये हो जाएंगे a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। उसके आगे यहाँ पर इसके मोल्स है x, और तो x अपॉन a प्लस एक्स इसके मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ऐसे ही इसका भी यही मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पार्शियल प्रेशर। जैसा कि डॉल्टन्स लॉ हमको बता डॉल्टन लॉ स्टेट्स करता है कि किसी भी चीज का पार्शियल प्रेशर वो होता है उस चीज के मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर ऑफ दैट। सो यहाँ पर टोटल प्रेशर पीटी है और मोल फ्रैक्शन इसका ऑलरेडी हमें पता चल चुका है कि a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है। तो यहाँ से हम इसका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, जो कि a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स पी टी, एक्स अपॉन ए प्लस एक्स पी टी, एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस मल्टीप्लाइड बाई पी टी। तो ये इनके पार्शियल प्रेशर्स हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर कुछ एक ऐसे कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करेंगे जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट तो नहीं है, लेकिन वो हम अपनी ईज के लिए या फिर हम कहें कि ताकि हमें क्वेश्चंस में इजीली कर पाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर इन्हें निकालते हैं। तो उनमें सबसे पहला हम निकालते हैं के एन। के एन क्या होता है कि
हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kc, जो कंसंट्रेशन की टर्म में होता है, उसकी जगह पे हम उसे मोल्स की टर्म में लिखते हैं। तो Kn होता है, एक तरीके से अपन इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी इसे हम उसी तरह से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि प्रोडक्ट के एक्स मोल है यहाँ पर, और यहाँ पर प्रोडक्ट के एक्स मोल है, और रिएक्टेंट के ए माइनस एक्स है। तो उस हिसाब से के एन क्या हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स। इसी तरह से हम एक और कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, दैट इज के एक्स, और वो होगा मोल फ्रैक्शन का। सो उसको हम डिफाइन करेंगे उसी के सी की तरह। तो जहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में किसी की भी स्टोइकियोमेट्री 1 से ज़्यादा नहीं है, तो किसी की भी पावर आपको 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। सो इसको आगे फिर वही करेंगे। उसको करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे ये मिलता है। अब इसको अगर फर्दर हम चेक करें तो ये देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाली टर्म है, ये इसके इक्वल है, तो हम इसको के एन लिख सकते हैं। और ये जो 1 अपॉन ए प्लस एक्स है, ये वाली टर्म टोटल मोल्स एन टी के इक्वल है। तो हम इसको आगे फर्दर के एन एन टी की पावर -1 लिख सकते हैं, और इसमें मुझे लगता नहीं है किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बिकॉज ये एक बेसिक मैथमेटिक्स है। और यहाँ पर अगर हम -1 को माइनस डेल्टा एन जी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको खुद से सॉल्व करके देख चेक करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 है, क्योंकि रिएक्टेंट के मोल्स 2 है, और रिएक्टेंट के मोल्स तो 1 है और प्रोडक्ट के मोल्स 2 है, तो उस हिसाब से डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब अगर यहाँ पर रिएक्टेंट की वैल्यू, यहाँ पर एनजी डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर 2 होती, तो यहाँ पर हम जब सॉल्व करते तो 2 आता है, इसलिए माइनस डेल्टा एनजी की वैल्यू 2 हो जाती। तो इसलिए हमने, अब हम इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होते हैं अपने केसी और केपी, उन पर आते हैं। तो केसी और केपी को हम कंसंट्रेशन की टर्म में निकालते हैं, और कंसंट्रेशन यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है, दैट इज हम निकाल चुके हैं एक्स अपॉन बी एंड ए माइनस एक्स अपॉन बी। तो उनको डायरेक्टली पुट करते हैं, तो देखते हैं कि एक्स अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स अपॉन बी अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी, एंड दैट इज, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो मिलता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन बी। अगेन ये वाली टर्म इस वाली टर्म की इक्वल है, तो इसको वही के एन लिख देंगे, और ये जो बी है इसको हम अगर ऊपर लेंगे तो वो -1 बन जाएगा, और वही -1 को हम माइनस डेल्टा एन जी लिख सकते हैं। अब अगर हम केपी की बात करते हैं तो केपी क्या हो जाएगा, केपी को हम, अगर आप खुद से सॉल्व कर लेना या फिर यहीं पे हम एक्सप्लेन करें, तो केपी वाले में हम इसको रखेंगे। इसको रखने पे क्या होगा कि ये मल्टीप्लाइड बाई दिस एंड डिवाइडेड बाई दिस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पीटी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये अपॉन में चला जाएगा। तो उसको पूरे को सॉल्व करने पर हमें एक ऐसी टर्म मिल जाती है। तो इस वाली टर्म को मल्टीप्लाइड बाई पीटी, तो इस वाली टर्म को हम डायरेक्ट के एक्स लिख देते हैं, और के एक्स लिखने के बाद पीटी की पावर डेल्टा एन जी लिख देते हैं, क्योंकि पीटी की पावर 1 है यहाँ पे। अब अगर आपको फर्दर ये माइनस प्लस का कन्फ्यूजन खत्म करना है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि के एक्स को आप इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, के एन एन टी माइनस डेल्टा एन जी। अब अगर आप इसको यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा के एन एन टी की पावर माइनस डेल्टा एन जी और पी टी की पावर डेल्टा एन जी। तो अगर पी टी को हम नीचे ले जाएंगे तो पी टी की पावर माइनस डेल्टा एन जी हो जाएगा, जो कि पूरा बन जाएगा के एन एन टी अपॉन पी टी की पावर माइनस डेल्टा एन जी। अब तक हम लोगों ने बात की है मोल्स की टर्म में। अगर हम आगे डिस्कस करें इसको प्रेशर की टर्म में, तो प्रेशर की टर्म्स में क्या होगा कि ये रिएक्शन दी हुई है, और इसको हम प्रेशर की टर्म में T इक्वल टू 0 पर देखते हैं, तो इसका प्रेशर है पी नॉट, मान के चलते हैं इसका प्रेशर पी नॉट है, और इनिशियली इनका कोई ये प्रोडक्ट बना ही नहीं है, तो इसका कोई प्रेशर नहीं होगा। जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है, गैसीय स्ट्रीम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, बिकॉज आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। अगर यहाँ पर कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स रहेगा, टेम्परेचर फिक्स रहेगा, R कांस्टेंट ऑलरेडी फिक्स है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा। तो उसी तरह से T एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा कि यहाँ का प्रेशर, ये गैस डिसोसिएट होके B और C बना रही है, तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा कुछ, एंड उसको हम P मान लेते हैं। तो P नॉट माइनस P, और इन दोनों गैसों का प्रेशर एज इट इज PP हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, P नॉट प्लस P। उसके आगे हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें किस किस के बीच में, टाइम वर्सेस पीटी एंड टाइम वर्सेस एनटी, तो हम देख सकते हैं कि इनिशियली प्रेशर केवल और केवल पी नॉट था, और उसके बाद प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होता है,
और इक्विलिब्रियम आने पर प्रेशर पी नॉट प्लस पी हो जाता है और उसके बाद सेम टू सेम यही रहता है, उसके बाद इसमें कोई फर्दर चेंज हम नहीं देखते। तो इसलिए पी नॉट से पहले तो ये पी नॉट प्लस पी तक इंक्रीज होता है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है और कांस्टेंट ही रहता है फर्दर। ऐसे ही एनटी की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स की, तो इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास ए थे और उसके बाद इक्विलिब्रियम पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है ए प्लस एक्स। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि ग्राफ में हम देखेंगे तो पाएंगे कि इनिशियली ए है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और वो इक्विलिब्रियम पर आके कांस्टेंट हो जाते हैं और ए प्लस एक्स ही रहते हैं। और कौन सी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम होगा, तो वो वाली पोजीशन जहाँ जहाँ पर जाकर ये पॉइंट आ जाता है कि प्रेशर कांस्टेंट हो जाए या फिर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो जाए, उस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब केस नंबर 2 आता है एंड दैट इज डेल्टा एन जी इज लेस देन जीरो। एक इक्वेशन हम एज्यूम करते हैं 2a कन्वर्टिंग इनटू b, बोथ आर गैस। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे तो देख सकते हैं कि 1 माइनस टू इक्वल टू -1, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 हो चुकी है। एट टाइम t इक्वल टू 0 यहाँ पर मान के चलते हैं कि ए के ए मोल्स है और बी के कोई मोल्स नहीं है, तो इक्विलिब्रियम नंबर आते आते क्या हो जाएगा कि a माइनस 2x पर x। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये ऑलरेडी आना चाहिए कि जितनी स्टैइकोमेट्री होती है उसी रेशियो में ये यहाँ से टूटता है। अगर यहाँ पर हम ऊपर जैसा हमने डिस्कस किया है, अगर यहाँ पर हम b के 2 ले लेते, b की स्टैइकोमेट्री 2 होती तो ये यहाँ पर 2 बन जाता, अगर इसकी 3 होती तो ये यहाँ पर 3 बन जाता। तो ये मैं ऑलरेडी मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको ऑलरेडी आती है। तो यहाँ पर ये a माइनस 2x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे इसके, a माइनस एक्स, बिकॉज a माइनस 2x प्लस x दैट इज a माइनस x। अब अगर हम, जैसा कि हमने प्रेशर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, सो प्रेशर भी यहाँ पर सेम ही रहेगा, पी नॉट माइनस 2p एंड यहाँ पर p। तो जब हम प्रेशर का और नंबर ऑफ मोल्स का टाइम के वजह से ग्राफ निकालेंगे तो हम देखते हैं कि इनिशियली हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स थे ए, और जो कि टाइम के साथ धीरे धीरे डिक्रीज होके ए माइनस एक्स रह जाते हैं इक्विलिब्रियम पर आते आते। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम ये पहले तो डिक्रीज होते हैं और इक्विलिब्रियम पर आकर ए माइनस एक्स हो जाते हैं और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाते हैं, उसके बाद इन पे कोई फर्दर चेंज हम नहीं देखते हैं। ये तो होता है एन टी वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब पी टी वर्सेस टाइम का ग्राफ देखेंगे तो हम यहाँ पर मान के चलते कि इनिशियल प्रेशर पी नॉट है और वो इक्विलिब्रियम पर पी नॉट माइनस 2p और यहाँ पर p, तो वही pt हो जाएगा पी नॉट माइनस p। तो इनिशियली क्या होगा कि इनिशियली मान के चलिए कि पी नॉट प्रेशर है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा कि डिक्रीज होता चला जाएगा और पी नॉट माइनस पी पर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आ चुकी है तो ये हो जाएगा कांस्टेंट। सो इस रिएक्शन की अगर हम इस केस में अगर हम बात करें के एन की पी के एक्स वगैरह की, तो इसमें डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं कि के एन की वैल्यू तो कुछ नहीं होती, डायरेक्ट ही हम नंबर ऑफ मोल्स से निकालते हैं। तो यहाँ पर स्टैइकोमेट्री 1 है और केवल ए की प्रोडक्ट है, सो एक्स अपॉन ए माइनस 2x तो है ही, उसके बाद इसकी स्टैइकोमेट्री 2 है तो वो स्क्वायर हो जाएगा। के एक्स की बात करें तो एक्स अपॉन ए माइनस 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस एक्स, ये कैसे आएगा उसको आप जब चेक करोगे सोल्व करके तो यहाँ पे देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ए माइनस एक्स है, तो ए माइनस एक्स यहाँ चला जाएगा, ए माइनस एक्स यहाँ चला जाएगा नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालते टाइम, और उसी हिसाब से जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये ए माइनस एक्स ऊपर की साइड आ जाएगा, जैसा कि पिछले वाले केस में हुआ था कि ए माइनस एक्स नीचे की साइड रहता है। केसी की बात करते हैं तो केसी में क्या होगा कि वॉल्यूम से डिवाइड, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद हम जब सॉल्व करेंगे तो हम यही वैल्यू आएगी। आप खुद इसको चेक कर सकते हैं बैठ के, अगर चेक करोगे तो आपको आगे तक ये याद रहेगा। केपी की बात करते हैं तो केपी की बात करते हैं तो केपी में वही होगा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर को जो सॉल्व करेंगे तो वो इस वाले फॉर्म में आ जाएगा। अगर अब हम आते हैं केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 होता है डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, और ये एक वो वाले केसों में से जो सबसे इजीएस्ट केस गिने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे ए रहेंगे, जितने इनिशियल थे उतने ही फाइनल रहेंगे, क्योंकि ए माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू ए, इनिशियली हमने ए मोल्स माने, इक्विलिब्रियम पर ए माइनस एक्स एक्स, तो ये वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो चुके हैं ए हमारे। उसके बाद अगर हम इसमें किसी की भी वैल्यू निकालेंगे, के एन की वैल्यू निकालेंगे तो वो एक्स अपॉन ए माइनस एक्स डायरेक्ट हो जाएगी। फिर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, तो वो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन ए
डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स अपॉन ए, तो ए से ए कट गया, एक्स माइनस ए माइनस एक्स हो गया अपॉन केसी की वैल्यू भी ऐसी निकल जाएगी, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, प्रेशर की वैल्यू, प्रेशर केपी भी ऐसे हो जाएगा, पीटी से पीटी कट जाएगा। तो यहाँ पर सबसे सही बात ये होती है कि यहाँ पर इन सब की वैल्यूज होती है सेम, के पी, के सी, के एन, के एक्स, सारी वैल्यूज सेम रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर एनटी और पीटी का टाइम के वर्सेस में जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स या फिर टाइम प्रेशर में यहाँ पर कोई भी चेंज हम नहीं देखते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है डेल्टा एनजी के बारे में कि हम यहाँ पर इसके ग्राफ को देखकर हम डायरेक्टली ये कुछ भी प्रोडक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ पर इसका इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ग्राफ में कोई चेंज हम ऑब्जर्व ही नहीं करते टाइम के साथ। अगर हम देखें तो डेल्टा जो एनटी है वो हमेशा कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल भी उतना ही थे, फाइनल भी उतना ही है, तो कोई चेंज है ही नहीं, इनिशियल भी ए थे, फाइनल में भी यही है। तो इसलिए कि हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम को कुछ भी नहीं बता सकते कि इक्विलिब्रियम कौन सी पोजीशन पर आएगा। अब इसके आगे फर्दर चलते हैं हम हेट्रोजीनियस पर। तो हेट्रोजीनियस में आपको एक बात जो हमेशा याद रख के चलनी है वो ये है कि यहाँ पर हमें दो या दो से ज़्यादा फेज मिलेंगे। तो अगर उन फेजेज में सॉलिड और लिक्विड फेज इंक्लूड है तो हम उनके मोल्स को चाहे ले या ना ले कोई मैटर नहीं करेगा, उनके प्रेशर को हम काउंट करें या ना करें कोई भी मैटर नहीं करेगा, कुछ भी चीज़ मैटर नहीं करेगी। तो इसलिए हम हमारे ईज़ के लिए हम उनको काउंट ही नहीं करते, हम उनको लिखते नहीं हैं ताकि वो हमारे कैलकुलेशन में कहीं पे दिक्कत क्रिएट करे। तो इसलिए हम देखते हैं, हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ए सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू बी गैस प्लस सी गैस एट द टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ए मोल्स है, हम मान के चल रहे हैं ए मोल्स है, लेकिन हम इनको कैलकुलेशन में काउंट नहीं करेंगे। और बी और सी के जीरो जीरो मोल्स है, तो इनिशियली हम कितने मोल मान के चल रहे हैं, जीरो, क्योंकि हमें केवल और केवल गैस के मोल से ही काउंट करने हैं। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर इसके ए माइनस ये कुछ टूट जाएगा, तो ए माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स, तो फाइनल मोल्स क्या हो जाएंगे, टू एक्स। हमने अब भी इसे काउंट नहीं किया, तो हमेशा ये याद रखना है कि इसको कभी भी काउंट नहीं किया जाएगा। अब प्रेशर की बात करते हैं, तो प्रेशर सॉलिड कभी कोई लगाता ही नहीं है, तो इसलिए उसका इनिशियल प्रेशर भी जीरो है, फाइनल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर भी प्रेशर जीरो है। लेकिन इक्विलिब्रियम पर जब गैस बन जाएगी तो गैस एक प्रेशर क्रिएट करेगी, तो उस वजह से फाइनल प्रेशर इसका 2p हो जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि इस वाले पार्ट को हमेशा स्किप करके चलना है, ताकि आपको आगे सॉल्व करने में कोई दिक्कत ही ना क्रिएट हो। अब हम देख सकते हैं कि इनका अगर टाइम के वर्सेस में ग्राफ बनाएंगे तो हम देखते हैं कि इनिशियली हमारे पास मोल्स थे वो जीरो थे, तो जीरो से स्टार्ट करते हैं और फाइनल जो इक्विलिब्रियम पर मोल्स है वो है 2x, और 2x आके फिर हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं कांस्टेंट, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही प्रेशर इनिशियली हमारा प्रेशर जीरो था, टाइम के साथ वो धीरे धीरे बढ़ता है और 2p पर आके वो कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि इक्विलिब्रियम आ जाता है। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो एप्लीकेशंस की बात करते हैं। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है ये क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप क्वेश्चंस देखोगे कि आपको किसी भी रिएक्शंस का आपको दे दिया कि कंटेनर में एक रिएक्शन हो रही है, उसका वॉल्यूम ये है, किसी वैल्यू ये है, और आपसे पूछ लेगा कि अब इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकालिए। अब किसी आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, तो आप इजीली उसकी कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के प्रोडक्ट की निकाल सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि डायरेक्ट आप देखिए कि मोल्स आप एज्यूम कर लीजिए ए, और उसके बाद आके आप बी और सी के मोल से आप इनिशियली कुछ होंगे नहीं, टाइम जैसे जैसे पास होगा तो ए के मोल्स हो जाएंगे ए माइनस एक्स, बी और सी के हो जाएंगे एक्स एक्स। तो अगर जैसा कि हम ऑलरेडी इसके इस रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू होती है Kn p की पावर माइनस डेल्टा एन जी। तो ये अच्छा होगा अगर आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रख लें, क्योंकि ऐसे बहुत न्यूमेरिकल्स आपके सामने आएंगे जिनमें आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके बाद डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट के 2 मोल्स है और रिएक्टेंट के 1 मोल है। तो उसके बाद हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं। उसके आगे चलते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में आती है वो आपको याद रखनी है कि जो कई क्वेश्चंस में क्या होगा कि एग्जामिनर आपको ये दे देगा कि किसी भी चीज़ का परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपको दे देगा, लाइक कि क्लोरीन का 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है,
तो हम सोच उसे सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारे पास टाइम लग जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट याद रखिए कि वो होता है मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई 100। लाइक यहाँ पर 20% ये दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई 100, और फिर 100 को उधर लाएंगे तो मोल फ्रैक्शन हम डायरेक्टली 0.2 निकाल सकते हैं। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन में होगा, तो उन्हें डायरेक्टली ये याद रख के चलना। अगर आप इसकी डिटेल में जानना चाहते हैं तो बता दूं कि जैसे कि पी बी इक्वल टू एनआरटी से हम जानते हैं कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के, तो बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू होता है एन वन अपॉन एन टू। उस हिसाब से ऊपर वाले बी को हम बी वन मान के चले और नीचे वाले बी को बी फाइनल, ऐसे ही एन वन को अपन एन वन मान के चले और एन टू को एन फाइनल। तो हम देख सकते हैं कि दोनों साइड अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साइड तो बन जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और एक साइड बन जाएगा मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो वहां से ये चीज जनरेट हुई है। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन हम पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये इजीली समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन ये है कि जब PCl5 की हम रिएक्शन जब को डिसोसिएट करते हैं तो वो बनाता है PCl3 प्लस Cl2। इनिशियली मान के चलते हैं कि इसके 5 मोल है, और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ Cl2 यहाँ पर 20% दिया हुआ है, और आपको Kc फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपको केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं, फिजिकल्स के टॉपिक ऐसे होते हैं जो बिना क्वेश्चन सॉल्विंग के आपकी समझ में नहीं आएंगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने अब तक सॉल्व कर लिया होगा, और अगर नहीं कर पाए तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो जैसा कि सबसे पहले हमको परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये 20% दिया हुआ है, तो हम आगे बढ़ते हैं तो हम डायरेक्ट ही इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 मिल गया, कितना 0.2। अब इस रिएक्शन को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हम इस रिएक्शन को जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं कि इनिशियल इसके 5 मोल है और इसके 0 मोल्स है। जैसे जैसे टाइम पास होगा और इक्विलिब्रियम की पोजीशन आएगी तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कि इसके 5 माइनस एक्स मोल हो जाएंगे, और इसके एक्स और इसके एक्स मोल बन जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखें तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो है 5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये हो जाएंगे 5 प्लस एक्स इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालें तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 5 माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स, एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स, एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्लोरीन का मोल फ्रैक्शन ये है, और हमें क्लोरीन का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसको इसके इक्वल रखने पे हमें देख सकते हैं कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी 5/4, और x की वैल्यू अगर आ चुकी है तो फिर केसी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे और केसी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे। एक तो तरीका ये है। अब हमको क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, और ये बात हमको हमेशा याद रखनी है कि इक्विलिब्रियम की रिएक्शन के कभी भी क्वेश्चन हो तो उनमें वॉल्यूम अगर नहीं दिया हो तो उसको बी मान के चलिए। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो पहले ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन में उसने क्या वो ऑप्शन में बी की टर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप 1 लीटर मान के चलिए, और अगर ऑप्शन बी की टर्म में तो आपको उसको हमेशा याद रखना है कि ये मोल्स होते हैं, ये कंसंट्रेशन नहीं होती। तो इसी को हमेशा आपको कब सोचना ना पड़े, इसके लिए ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे जनरेट किया है, क्योंकि ये फॉर्मूले से आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको हमेशा याद रहेगा कि वॉल्यूम आप ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसीलिए डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिए इसकी वैल्यू को। तो के एन यहाँ से निकाल के एन हम यहाँ से निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस एक्स, और बी की पावर -1 है तो ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में। अब x की वैल्यू है 5/4, तो 5/4 का होल स्क्वायर एंड 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस 5/4 मल्टीप्लाइड बाई बी, ये हो जाएगा 25/16, ये हो जाएगा 15/4 मल्टीप्लाइड बाई बी, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 5/12 बी। अब ये आपने निकाल लिया है। अब इसके बाद वॉल्यूम की वैल्यू वो आपको कुछ भी दे, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, डायरेक्टली यहाँ पर आप वॉल्यूम की वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर डायरेक्टली ही आ जाएगा। अगर आप उसको ट्रेडिशनल जो मेथड होता है उससे सॉल्व करने जाओगे कि एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 5 माइनस एक्स अपॉन बी, तो उसमें क्या है, मे भी पॉसिबल है कि आप कैलकुलेशन एरर कर दो। लेकिन अगर आप बी को एक सेपरेट टर्म लेके चलोगे और लास्ट में से डायरेक्ट जाके पुट कर दोगे तो जो कैलकुलेशन एरर के चांस होते हैं वो बिल्कुल ही कम पड़ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए जो आप खुद को ट्राई करना है। क्वेश्चन ये रहा कि अगर A2 गैस प्लस B2 गैस कन्वर्टिंग इनटू EB3 ये दिया हुआ है, तो
क्या करना और इनिशियली हमने इसके प्रेशर दिए हुए हैं 50 एटीएम एंड 150 एटीएम और टोटल प्रेशर भी इसका 150 एटीएम दिया हुआ है, तो केपी निकालना है। तो अगर आप अभी कर सकते हो तो अभी करिए, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और सॉल्व कीजिए। अगर आपसे ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो यहाँ से आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी, तो उस बात को सीखिए। और अगर नहीं होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उस बात को सीखिए, फिर उसके बाद आपसे कभी गलती नहीं होगी। लेकिन एक बार सॉल्व ज़रूर कीजिए, ट्राई ज़रूर कीजिए, ताकि आपको क्या है फ्यूचर में ये चीज़ें याद रहे कि मैंने कब कौन से टाइम कौन सी गलती की थी और उससे कहाँ से मुझे सीखना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि केमिकल इक्विलिब्रियम में जब भी कोई चीज़ दी हुई है तो उस रिएक्शन को बैलेंस करना है। अगर आप बैलेंस रिएक्शन नहीं करोगे तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। तो अगर आपने आंसर निकाल चुके और आंसर आपका विदाउट बैलेंस रिएक्शन है तो उससे पहले बैलेंस कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। उस हिसाब से आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आंसर सॉल्व कीजिए, आंसर नहीं आता है तो टेलीग्राम चैनल पे तो मैं हूँ ही, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सॉल्यूशन मैं वहाँ पर दे दूंगा। अदरवाइज आप ग्रुप में क्वेश्चन को डाल दीजिए, ग्रुप में काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, वो कोई ना कोई सॉल्व करके आपको आंसर प्रोवाइड कर ही देगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पे जो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम से है, यहाँ पर यूरिया को हम डिसोसिएट करते हैं N2H2 एंड CO गैस के अंदर। सो हमको यहाँ पर केपी निकालना है अगर टोटल प्रेशर 4 एटीएम बन जाता है कुछ टाइम के बाद। यहाँ पर आप अगेन वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक चीज़ है जो आपको याद रखनी पड़ेगी हमेशा। सॉल्व करोगे तो ये रहेगा कि आपको आगे चल के वो चीज़ याद रहेगी कि कैसे कौन सी चीज़ सॉल्व करनी थी, कहाँ हमने गलती की थी। तो आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके अब तक सॉल्व कर लिया होगा। तो अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, तो यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है कि इफ टोटल प्रेशर बिकम्स 480 एम आफ्टर सम टाइम, तो कुछ लोग क्या करेंगे कि इसको सोचेंगे कि ये प्रेशर कौन से टाइम पे दिया हुआ है, हमें तो कुछ अंदाजा नहीं है। तो एक चीज़ मैंने आपको बहुत देर पहले बताई थी, कौन किस जगह पे बताई थी, एग्जैक्टली एट दिस पोजीशन। जब मैंने ये स्टार्ट किया था तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब प्रेशर जब भी हमको दिया जाएगा, अगर टोटल प्रेशर करके दिया जा रहा है और वो क्लियरली नहीं बोल रहा है कि ये इनिशियल प्रेशर है, तो वो प्रेशर हमारा इक्विलिब्रियम पर होगा। ये बात आपको याद रखनी है। नो मैटर कि उसने क्या बोला है क्या नहीं बोला, अगर वो इनिशियल नहीं बोलता है और कहता है कि कुछ टाइम के बाद है, तो वो वाला फाइनल प्रेशर होगा। दूसरी बात जो इस क्वेश्चन में आपको याद रख के चलनी है वो है कि अगेन ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, आपको ये रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। तो जब आप 2 लगाओगे और आगे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको अगर मैं डायरेक्ट ऊपर ऊपर से सॉल्व करके आपको बताऊं तो टोटल प्रेशर इसका 480 दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सॉलिड का हम प्रेशर कोई एक मानते नहीं है, तो इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर हो जाएगा P। यहाँ पर बैलेंस करने पर ये हो जाएगा 2H2, ये हो जाएगा CO। तो यहाँ पर ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा 2P और ये हो जाएगा P। तो इस तरीके से हमारा इक्विलिब्रियम पर जो टोटल प्रेशर है वो हो जाएगा 4P इक्वल टू P। तो P आ जाएगी हमारा 1। ये कितना बना है, 2P बना है। तो हम उसको जब सॉल्व करेंगे केपी को, तो केपी का फॉर्मूला डायरेक्ट केसी की तरह ही होता है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में कुछ भी आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सॉलिड है। तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर, बिकॉज यहाँ पर 2 है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो केपी की वैल्यू हमारी जो आएगी वो आएगी 4। सो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम मिलते हैं कल फिर से। तब तक के लिए आप अभी जितना पढ़ा है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने इतना अप्रोक्स पढ़ लिया है कि आप काफ़ी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अभी तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है ऑफ कोर्स, उसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ नई चीज़ें अच्छी चीज़ें सीखने को मिली है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि नॉलेज हर किसी को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।